हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का फिर से विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो लास्ट लेक्चर तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, हमने देखा था स्क्रीनिंग पावर के बारे में, शील्डिंग पावर के बारे में। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका हाउ टू कैलकुलेट योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस पे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आज का आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी से हम अपनी हेडिंग डाल लेंगे। हमारा टॉपिक है आज का स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल किस लिए होता है? स्लेटर्स रूल के थ्रू ही हम कैलकुलेट करते हैं अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमारा Z इफेक्टिव जिसे हम कहते हैं। तो क्या होता है कि Z इफेक्टिव जो होता है हमारा, इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? Z इफेक्टिव जो होता है ये आपका होता है बराबर, ये आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से जब आप माइनस कर देते हो क्या, ये आपका होता है सिग्मा। सिग्मा आपके पास यहाँ पर क्या होता है? सिग्मा आपके पास होता है शील्डिंग या फिर आप कह लो स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या तो आप कह सकते हो कि स्लेटर्स कांस्टेंट से भी आप इसको जानते हो। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला। और यहां पर आपके पास ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा होता है आपके पास, या तो आप कह सकते हो उसे स्लेटर्स कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो हम कह देते हैं इसको यहाँ पे, ये होता है हमारे पास स्लेटर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हमें क्या है, Z इफेक्टिव निकालने के लिए हमारे पास Z की वैल्यू तो हमें पता है। Z क्या होता है हमारे पास यहाँ पे? ये आपके पास होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो आपको पता रहेगा किसी भी एलिमेंट का। हमें यहाँ पे क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है सिग्मा। और सिग्मा निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पर। सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है आपका 0.35। 0.35 से आप मल्टीप्लाई करते हो। जैसे आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखते हो कि जिस भी इलेक्ट्रॉन का आपको निकालना है, तो उस शेल में आप देखते हो कि मान लो आपकी आउटर मोस्ट शेल आपकी n है। ठीक है, तो 0.35 से आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद आपके पास अंदर भी शेल्स प्रेजेंट होती है, तो उसमें आप ऐड करते हो फिर 0.35 के बाद आपके पास आता है 0.85। इसमें आप मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 शेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 शेल। इसको आप फॉर्मूला को लिखिए, फिर इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी हम एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। और लास्ट में क्या होता है, आपके पास 1 से आप मल्टीप्लाई करते हो, जितने भी अंदर बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी बाकी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये है आपका सिग्मा का आपके पास एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला निकल कर आता है। इसको हम अपना ब्रैकेट में कर लेंगे। तो ये है हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब ये फॉर्मूला को हमें अप्लाई कैसे करना है, ये तो मैम आपने बता दिया कि चलो ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस शेल और दैट शेल। अब हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप, उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। सबसे पहले एग्जाम्पल में लेट अस सपोज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सोडियम के बारे में। अब सोडियम का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम का आपके पास Z की वैल्यू क्या होती है? 11, मतलब इसका एटॉमिक नंबर तो 11 होता है। और क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जब आप लिखते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है बताइए साथ में? 1s2, 2s2,
2p 6 और फिर आता है आपके पास 3s1, थर्ड पीरियड का होता है आपके पास सोडियम। तो ये आपके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। अब आप जब इसकी सिग्मा की वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, तो सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पता था कि जो nth शेल है, तो nth शेल आपकी यहाँ पर कौन सी है, आप देखोगे कि nth शेल जो आउटर मोस्ट शेल है आपकी, ये है आपकी 3s, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी nth शेल है ना। और ये वाली जो है आपकी ये 2s और 2p है, ये आपकी n-1 शेल है, और ये आपकी n-2 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो हमें अब क्या ध्यान में रखना है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला में गिवन है, अब आपको बताना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इसका आपको z इफेक्टिव बताना है। क्वेश्चन अगर आपको है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपके पास कि आपको निकालना है z इफेक्टिव ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हो, यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में निकालने के लिए बोला है, मतलब क्या है कि आपके पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपके पास 1s 2s 2p 3s, ठीक है, आउटर मोस्ट ये है आपके पास, और इनर आपके पास ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और फिर इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रखी है। तो क्या है आपके पास आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपको निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस पे चार्ज निकालने के लिए आप इस इलेक्ट्रॉन को तो कंसिडर नहीं करोगे ना, आपके पास खुद आप बता रहे हो कि अंदर कितना चार्ज आप फील कर रहे हो, तो आप अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का काउंट करोगे ना कि वो कितना स्क्रीन कर रहे हैं, आप खुद से तो नहीं करोगे। तो उसके पहले का आप देखते हो, जब आपको पूछा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है उसको आप काउंट नहीं करते हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपको क्या सिग्मा निकल के आएगा, मतलब आपको यहाँ पर क्या पूछ रखा है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना आपका, ये वाला जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपको पूछ रखा है कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, तो आप इसको काउंट नहीं करोगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, जो nth शेल है आपकी, तो इधर पे आपकी जो 0.35 से आप मल्टीप्लाई करते हो, nth शेल जो है, nth शेल में आपके पास जिस इलेक्ट्रॉन में पूछा है उसके बाद आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें तो आपको पूछ ही रखा है ना, उसके अलावा आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 हो जाते हैं। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये 0 क्यों हुआ, ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट जो आपकी nth शेल थी उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसके लिए ही पूछा है, और जिसके लिए पूछा है आप उसको काउंट नहीं करते हो। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे n शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके अलावा इसमें फिर आप ऐड करते हो n-1 शेल, n-1 शेल में आप क्या ऐड करते हो, 0.85। अब 0.85 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आपके पास n-1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर आपके पास 2 हैं और यहाँ पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल आपके पास यहाँ पर कितने हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें अब आप क्या ऐड करते हो, +1 इंटू रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो रेस्ट आपके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पर आपकी क्या वैल्यू निकल कर आएगी, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ये वैल्यू हमारे पास आती है 8.8। तो हमारे पास क्या सिग्मा की वैल्यू निकल कर आती है 8.8। अब 8.8 हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ गई, इसका मतलब क्या है, z इफेक्टिव अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, z माइनस सिग्मा, z क्या है आपके पास यहाँ पे 11 माइनस 8.8, आपके पास सिग्मा की वैल्यू आई, तो ये 8.8 आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, आपके पास z इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी 2.2। तो इस तरीके से आप अपने z इफेक्टिव को कैलकुलेट करते हो, ये आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला आपने एक बार समझ लिया तो आपके पास बहुत ही इजीली आप अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू z इफेक्टिव की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट में हम चलिए एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना दूसरे इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे
लेट अस सपोज कि हम जिंक के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट Z इफेक्टिव ऑन आउटर मोस्ट शेल ऑफ जिंक, ठीक है, ऑन आउटर मोस्ट शेल ऑफ जिंक। तो ये आउटर मोस्ट शेल ना करके आप यहां पर लिखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पर क्या पता है कि जिंक का जब आप कैलकुलेट करते हो तो जिंक का आपके पास क्या एटॉमिक नंबर होता है, जिंक का आपके पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपके पास 30 है ना, जिंक का आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 30। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करते हो तो आपके पास Z की वैल्यू क्या है 30 आ जाती है। तो अब आपको यहाँ पर सिग्मा कैलकुलेट करना है। तो क्या आप सबसे पहले क्या करोगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या आ जाएगा आपका 4s इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा 4s2, और आपका लास्ट में क्या होता है, जिंक में सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लास्ट में क्या होता है कि हम इसको इस तरीके इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करके लिखते हैं, तो एनर्जी के बेसिस पे हम ऑर्डर देते हैं। तो क्या आता है हमारा आता है 3d10 और 4s2। तो ये आपका हो जाता है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या है, हमें निकालना है आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसमें आपको निकालना है आपका ये यहाँ पर क्या है, ये आपकी ये nth शेल हो गई है ना, और ये वाली आपकी हो जाती है यहाँ से यहाँ तक आपकी n-1 शेल, और ये यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है n-2 के बाद, ठीक है। इसमें तो आप 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हो। अब क्या होता है, अब हम कैलकुलेट करेंगे अपना सिग्मा। सिग्मा आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले 0.35 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा किसमें, अब आप nth शेल में आपको आउटर मोस्ट में निकालना है। अब इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें क्या है सबसे बाहर वाला तो आपका उस पर आप निकाल रहे हो, तो उसको हटा करके आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, आपके पास यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है। आई होप आपको अब ये क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर मैंने 1 क्यों लिया, क्योंकि सबसे बाहर वाला तो नहीं काउंट करोगे, उसके बाद आपके पास कितना बचा, 1 ही इलेक्ट्रॉन। अब आप इसके बाद इसमें ऐड करोगे 0.85, 0.85 में आपके पास n-1 शेल का आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो यहाँ पर आपके पास कितने हैं 10 + 6 + 2, यानी कि आपके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। उसी तरीके से फिर आप रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हो, तो रेस्ट आपके पास कितने हैं टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो क्या वैल्यू होगी 0.35 प्लस इसको आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा यहाँ पर 10 और प्लस 0.85 इंटू 18, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तब आपकी वैल्यू निकल कर आती है 18 इंटू 0.85, आप इसमें करोगे 10 का एडिशन प्लस 0.35, तो आपके पास वैल्यू निकल कर आती है यहाँ पर 25.65। ये आपके पास हो जाती है सिग्मा की वैल्यू। अब आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ गई, तो आप यहाँ पर क्या कैलकुलेट करोगे, आप करोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट। तो आप किससे माइनस करोगे, एटॉमिक नंबर से इसके माइनस करोगे, -25.65। तो ये वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आ जाती है, जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 4.35। ये हो जाती है आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू जिंक के लिए। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसमें एक बात आपको मैं और बताती हूँ कि जैसे यहाँ पर तो मैंने पूछ रखा था आपसे कि आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आपके पास पूछा जाए, अगर आपके पास लेट अस सपोज कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन में पूछा जाए कि Z इफेक्टिव ऑन पेनल्टीमेट शेल,
या फिर आप इसको समझ लो, आपसे पूछा है कि सबसे बाहर आपका ओवरऑल शेल पे क्या होगा, तब उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करते हो, क्योंकि आपसे सब पूरे ही शेल पे पूछा गया है। पेनल्टीमेट शेल मतलब सबसे बाहर की जो शेल है उस पे ही आपको पूछ लिया गया है कि आपको कितना रहने वाला है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप सेम प्रोसेस करोगे, बट आप यहाँ पर फिर 1 से ना मल्टीप्लाई करके आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इस पोजीशन पर, क्योंकि आपको पूरी ही शेल पे पूछा गया है, तो आप उस इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करते हो। लेकिन जब आपसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से पूछा गया तब आप उस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हो। तो ये होता है थोड़ा सा डिफरेंस, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं हम अपना आगे के टॉपिक में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आयोनिक रेडियाई के बारे में। अभी तक हमने बात की एटॉमिक साइज के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं आयोनिक रेडियाई के बारे में। तो हमारी हेडिंग क्या है, आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस ये भी क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इससे भी आपके कभी कभी क्वेश्चंस क्या है आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका क्या होता है आयोनिक रेडियाई में आयंस जो होते हैं आपके, आयंस क्या होते हैं आपके, 2 तरीके के होते हैं, है ना। आपके आयंस क्या होते हैं, आपके पास 2 तरीके के आयंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पास 2 तरीके के आयंस हैं, एक होता है आपके पास केटायंस होते हैं, और दूसरे आपके पास क्या होते हैं, दूसरा आपके पास होते हैं एनायंस। एनायंस आपके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, और केटायंस आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो अब क्या होता है, केटायन जो होते हैं आयोनिक रेडियाई की जब आप बात करते हो, तो जो पेरेंट एटम होता है, जैसे क्या होता है कोई भी पेरेंट एटम है उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तब आपका एनायन बनता है, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो आपका केटायन बनता है। तो जो भी आपका केटायन होता है वो आपका साइज उसका पेरेंट एटम से स्मॉल होता है, ठीक है। इसको मैं आगे समझाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। तो साइज ऑफ केटायन क्या होता है आपका, इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। और दूसरी जगह क्या होता है, यहां पर आपके पास एनायन के केस में क्या होता है, एनायन के केस में आपके पास साइज ऑफ एनायन जो होता है, साइज ऑफ एनायन में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इस केस में आपके पास क्या होता है, साइज ऑफ एनायन जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम। अब क्या होता है कि जैसे आपके पास यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया कि एनायन का साइज बड़ा होगा और केटायन का छोटा होगा। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे जैसे आपके पास केटायन में चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका केटायन का साइज क्या होगा, और भी ज्यादा छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास, चलो मैं एग्जाम्पल से सबसे पहले बताती हूँ। लेट अस सपोज कि ये आपके पास क्या है, कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती हैं, शेल्स होती हैं, और ये शेल्स जो हैं, अब शेल्स में क्या है कि लेट अस सपोज यहाँ पे हमारे पास केटायन जो है, लेट अस सपोज इसमें आपके पास पेरेंट एटम में 8 प्रोटॉन्स थे और 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। कुछ यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास 8 प्रोटॉन्स हैं, और उसी तरीके से आपके पास आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपका पेरेंट एटम हो गया। अब क्या होता है, जब आप इस केस में क्या करते हो, आप किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तब आपका केटायन बनता है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से क्या हुआ, लेट अस सपोज हमने एक इलेक्ट्रॉन को, ये वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं,
7 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास और 8 प्रोटॉन्स हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और न्यूक्लियर चार्ज तो बराबर से लग रहा है, तो कम प्रोटॉन से और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका ज्यादा है। तो क्या होता है आपके पास केटायन के केस में, आपके पास यहां पर जैसे यहां पर क्या होता है कि केटायन के बनने पे आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होता है, साइज आपका छोटा हो जाता है। जैसे केटायन में आपके पास क्या हुआ, अट्रैक्शन जो है आपका वो इंक्रीज हो जाता है, और अट्रैक्शन के इंक्रीज होने पर क्या होता है, आपका जो साइज है, यहाँ पर आप आयन की बात कर रहे हैं, तो आयोनिक साइज जो है वो आपका डिक्रीज कर जाता है। लेट अस सपोज कि हम जैसे बात करते हैं, एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे आप आयरन का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, आयरन से आपका आयरन +2 बनता है, आपका आयरन +3 बनता है, इस तरीके से आपके केटायंस होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए कि 10 प्रोटॉन्स ना होकर अब यहाँ पर तो आपके पास नंबर चेंज हो जाता है ना, यहाँ पर थोड़ी ना आपके पास 10 होते हैं। तो क्या होता है बच्चों कि इधर पे आपके पास कितने होते हैं, इधर पर आपके पास होते हैं अराउंड 26 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, मान लीजिए पेरेंट एटम है, अब आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करके नहीं, आप समझ लीजिए कि फिर आपके पास इस केस में क्या होगा कि दो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने पर क्या हुआ कि आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हुआ, आपके पास अट्रैक्शन बढ़ गया, और अट्रैक्शन बढ़ने से आपके पास साइज जो है वो आयन का छोटा हो गया। और इसी तरीके से जितना ज्यादा चार्ज बढ़ा, मतलब उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन वो लूज करता गया और अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा बढ़ता गया। और इसी वजह से आपका जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है केटायन पे, वैसे वैसे आपके पास साइज जो है आयन का वो डिक्रीज करता जाता है। तो इधर पर हम लिखेंगे एक पॉइंट, यहां पर क्या होता है कि एज charge on cation increases, ionic radii decreases, ठीक है। आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा। आपका होता क्या है, अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, जिस वजह से आपके पास क्या है, आयन का साइज डिक्रीज करता जाता है। उसी तरीके से जब एनायन के केस में बात करेंगे हम, एनायन के केस में भी हम सेम इसी तरीके से डिस्कस करते हैं कि जैसे ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। अब न्यूक्लियस में जैसे हमने वहां पर देखा था, हमारे पास यहाँ पे भी शेल्स हैं, ये आपकी शेल्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि क्या होगा आपका, लेट अस सपोज एग्जाम्पल आप ले लो, इधर पर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन 2-। यहाँ पर ये जो होता है कि इधर जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जब आप फिल करोगे, लेट अस सपोज यहाँ पर आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को जब आपने फिल किया, तब क्या होगा, यहाँ पर जैसे आपके पास टोटल ऑक्सीजन में कितने होंगे, आपके पास यहाँ पर 8 प्रोटॉन्स हैं आपके न्यूक्लियस में। अब क्या होता है, 8 प्रोटॉन्स होने पर जब आपका ये पेरेंट एटम है, तब आपके इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही रहे होंगे। पर जब आपके पास O2- बना, O2- में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐड हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अब आपके पास O2- पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं बाहर, आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं टोटल। इस केस में क्या हुआ आपके पास कि आपके पास अब हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके ज्यादा हैं और न्यूक्लियर चार्ज तो उतने ही है। तो ओवरऑल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पर बढ़ जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर अट्रैक्शन कम होने की वजह से आपका जो है साइज क्या है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास, जैसे कि एनायन के केस में आपके पास अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से आपके पास जो आयोनिक रेडियस है वो यहाँ पर इंक्रीज कर जाती है।
और सेम उसी तरीके से जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे, या फिर आप कह लो जैसे जैसे चार्ज ऑन एनायन इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे आपका साइज भी क्या है, बढ़ता चला जाएगा। तो वहां पर, यहां पर भी आप क्या लिखोगे, एज आपका एज चार्ज ऑन anion increases, ionic radius increases। तो ये आपको जनरल थोड़ी सी बातें हैं, ये आपको बहुत क्लियरली एकदम आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको इन एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक में। चलिए, तो हमने बात कर ली कैटायंस और एनायंस की। अब हम बात करने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब क्या होता है केमिस्ट्री में, आइसो का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में आपको पता है कि आइसो का मतलब होता है सिमिलर, यानी कि सेम। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब हो गया? द स्पीशीज विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सी यहाँ पे इसकी हम डेफिनेशन लिख लेंगे, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है कि जैसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक की जब बात करते हैं तो हम इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले कि जैसे आप नियॉन की बात करते हो तो नियॉन आपकी क्या होती है? आपकी नोबल गैस होती है। तो जैसे कि ये है आपकी नियॉन नोबल गैस। अब आपको पता है कि ये जो नोबल गैस है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके जो आसपास अगल बगल वाले जो एटम्स या एलिमेंट्स होते हैं वो भी इसका ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं। यानी कि इसमें आपको पता है कि नियॉन में कितने होते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब नियॉन के बाद क्या आता है आपके पास? आपके पास आता है सोडियम। सोडियम में कितने होते हैं? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब क्या होता है, सोडियम आपको पता है कि ये +1 चार्ज में बहुत ही स्टेबल होता है। तो ये सोडियम प्लस क्या होती है, ये भी आपकी 10 इलेक्ट्रॉन ही हो जाती है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हो तो आपके पास क्या आता है? आपके पास मैग्नीशियम है, उसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 2 लूज करके +2 चार्ज फॉर्म करता है। और ये +2 क्यों? क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल बनना चाहता है नोबल गैस की तरह। सिमिलरली सेम केस आपके पास होता है एल्यूमिनियम +3 में, इसमें भी आपके पास हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी तरीके से जब आप पीछे आते हो तो नियॉन के पहले आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन में तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपको पता है ये तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होती है आपकी। तो ये क्या होती है, ये आपकी यहाँ पर क्या होता है कि फ्लोरीन जो होता है आपका बनाता है माइनस में ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये 9 से इसने 10 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट किए, तो ये आपकी F- हो गई। उसी तरीके से आप फ्लोरीन के और पहले आओगे तो आपके पास क्या आता है? O2-, इसमें भी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इसी तरीके से नाइट्रोजन में भी आपके पास N3- फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है। तो इस तरीके से ये क्या होती है, आपकी सारी की सारी जो स्पीशीज हैं ये सारी की सारी 10 इलेक्ट्रॉन्स में हैं। तो ये आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाती हैं। ये है आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करते हैं तो हम डिस्कस कर रहे थे आयोनिक रेडियाई के बारे में। तो होता क्या है, इसमें एक ऑर्डर होता है आपके पास कि जो आपकी साइज होता है ना, यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन होता है। जो आपके पास साइज होता है, आपके पास आयोनिक साइज इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज and it is inversely proportional to positive charge।
मतलब जितना ज्यादा आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी स्पीशीज का साइज उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इसमें इनवर्स रिलेशन है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम साइज के ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर आपका साइज का ऑर्डर क्या निकल कर आता है, जब आप ऑर्डर की यहाँ पर बात करते हो तब आपका क्या ऑर्डर निकल कर आता है इसमें। चलो हम इसमें ही लिख लेंगे, अलग से हम क्यों ही लिखें। तो हमारे पास जब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास N3 माइनस सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो थोड़ा सा क्लियरली लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या था आपके पास N3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस नेगेटिव चार्ज आपके पास यहाँ पे सबसे ज्यादा है। और इसी तरीके से फिर 2 माइनस, तो आप देख सकते हैं इधर जाने पे आपका नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, इंक्रीज कर रहा है। उसी तरीके से इधर आने पर आपके पास एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, मतलब ये प्लस चार्ज क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये आपका सबसे छोटा होगा और ये आपका साइज में सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर साइज का क्या ऑर्डर आ जाएगा आपका, कुछ इस ऑर्डर में यहाँ पर साइज में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ साइज। ये जो आपको मैंने रिलेशन लिखवाया है ना, ये आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए ही होता है। ये आप अलग अलग हर किसी में अप्लाई नहीं कर देना कि फिर तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर ये तो हमने देख लिया, ये हमारे ऑर्डर आ गए। अब इधर पर क्या है बच्चों कि चलो हम यहाँ पर एंड करते हैं हमारा एटॉमिक साइज और आयोनिक रेडियाई का डिस्कशन, यहाँ पर आपका एंड करते हैं। यहाँ तक आपने सीखा अभी तक कि एटॉमिक साइज का कंपैरिजन, उसके फैक्टर्स, और फिर हमने बात करी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, और उसमें हमने पहले क्या देखा था, आयोनिक रेडियाई के बारे में। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, या जिसको आप कहते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हेडिंग डालेंगे हम अपनी, क्या होगी हमारी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप सिंपल टर्म्स में आप समझो तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द गैसियस एटम। यहाँ पर आपको एक एक वर्ड ध्यान में रखना है कि मैंने क्या बोला, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ पर आपको आइसोलेटेड गैसियस एटम जो टर्म मैंने बोली ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है आपकी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost shell of isolated gaseous atom। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बताया, आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि यहाँ पे मैं लिखती हूं, जैसे रिमूव करना है ना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैंने ये बनाया, ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव कराया, और लेट अस सपोज कि मैंने इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ लिखी, मान लीजिए इसकी कुछ 500 किलो जूल एनर्जी लगी। तो अब आप बताइए कि क्या ये जो मैंने लिखा है ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, बताइए।
ये जो है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर सॉलिड है और सॉलिड आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बताता है। हमने यहाँ पे क्लियरली लिखा कि ये आपकी सिर्फ गैसियस एटम्स के लिए ही होती है। तो अब जब मैं ये लिखूंगी कि M गैसियस फॉर्मिंग M प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, अगर अब मैं ये बोलती हूँ कि क्या ये आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, बताइए क्या ये आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है? तो यस, ये ही आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ये आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी और ये वाली जो मैंने पहले लिखी ये आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होती है। तो ये आपकी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। इस तरीके से आप इक्वेशन को लिखते हो। इसको अगर आपको और अच्छे से समझना है तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई जानी दुश्मन है, ठीक है, लेट सपोज करना है, बस कोई भी दुश्मन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेट अस सपोज कि आपका कोई जानी दुश्मन है और आपको उसको बहुत पीटना है। तो आप उसको पीटने के लिए क्या करोगे? तो जब वो अकेला होगा तब आप उसे पीटोगे, या फिर जब वो अपने ग्रुप के साथ घूम रहा होगा तब आप उसे पीटोगे? जाहिर सी बात है ना कि जब वो अकेला होगा तभी तो पीटोगे, ग्रुप में तो पीटोगे नहीं। भाई आप रजनीकांत तो हो नहीं कि सबको लेके आप एक साथ उड़ा दोगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप जब वो आपका जानी दुश्मन होगा, जब वो अकेला होगा तभी आप उसे पीट रहे होगे। अकेला होगा तो क्या करोगे? आप बढ़िया जाओगे, उसको बड़ी धुलाई उलाई करके आप अपना आ जाओगे वापस। पर इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जब आप सॉलिड की बात करते हो, सॉलिड में क्या होता है कि एक एटम के आसपास क्या है, वो पूरा सराउंड होता है डिफरेंट डिफरेंट एटम से, वो फ्री तो होता नहीं है। उस केस में आप उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप जब बात करते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आप गैसियस की बात करते हो। क्यों? क्योंकि गैसियस में क्या होता है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब वो गैसियस फॉर्म में एक एक एटम आपका अलग 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 पोजीशन पे घूम रहा होता है। तो अकेला है, अकेले से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, और सॉलिड में तो वो घिरा हुआ है, उस केस में इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से आप क्या करते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी आप सिर्फ आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए ही डिफाइन करते हो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो अभी तक तो हमने सीखा कि ये आपकी, हमने डेफिनेशन देखी, और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, ये आपकी पर मोल के लिए ही निकाली जाती है, ठीक है। जैसे इसमें आपको एक बात आप ध्यान में रखो कि इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ एटम। ये बात आपको और ध्यान में रखनी है, और ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या है, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि हमें तो ओवरऑल ट्रेंड निकालना होता है ना, कि हमें यहाँ पे भी देखना होगा कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियड में क्या ट्रेंड आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक एक फैक्टर्स कि ये आयनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ये हेडिंग डाल लेंगे, और इसके बाद हम सबसे पहले अपने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज को आप और क्या लिखते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हमने पहले देखा था। सबसे पहला फैक्टर होने वाला है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये हमारा पहला फैक्टर है, जिसको आप क्या कहते हो, जेड इफेक्टिव। ये हमारा पहला फैक्टर है फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप बताओ कि जैसे जेड इफेक्टिव की हमने बात करी, तो यहां पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव की हमने बात करी, तो जैसे अगर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का बताना है, तो जैसे आप बताइए, हम ये हमारा एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अगल बगल आपकी शेल्स होती हैं, और शेल्स में मान लीजिए ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कोई, ठीक है।
तो अब आप बताइए कि जैसे हमने पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का क्या मतलब होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उसी से तो आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अंदर वाले तो आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे नहीं आयोनाइजेशन एनर्जी में। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आपका क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियस से, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा यानी कि आपको निकालने में इलेक्ट्रॉन दिक्कत आने वाली है, तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अगर आपका Z इफेक्टिव आपका अगर ज्यादा होता है तो आपका अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो है आपका वो भी आपका ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने का मतलब है आपका जो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी आपकी ज्यादा ही रहने वाली है। तो हमने देखा हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप निकल के आया यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी और आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, तो ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो ये है हमारा फ्रेंड, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे फैक्टर की। तो पहला हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, अब दूसरी हम बात करने वाले हैं साइज की। अब हम दूसरा फैक्टर है हमारा साइज। तो साइज का क्या होता है कि जैसे आप मान लो, आप इधर पे देखो कि ये है आपका न्यूक्लियस और एक ये छोटा एटम है, उसी तरीके से ये है आपका न्यूक्लियस और ये आपका एक बड़ा एटम है, और इधर पे ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो न्यूक्लियस क्या है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, तो ये क्या होगा, जो छोटू सा होगा आपका छोटा सा एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास में है मतलब आपका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। तो इसमें बहुत क्लियरली आप समझ सकते हो कि एटम का साइज जितना छोटा होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, और अट्रैक्शन ज्यादा लगने का क्या मतलब है, आपका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो मतलब आपका आयन या एटम का साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इधर पे आप क्या लिखोगे, इधर पे आप लिखोगे आपका साइज में, साइज आपका जितना छोटा होगा उसी हिसाब से आपका छोटा साइज होने की वजह से न्यूक्लियस से जो आपका अट्रैक्शन फोर्स है वो आपका ज्यादा लग रहा होगा। और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगने का क्या मतलब है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगने का मतलब है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। इसी तरीके से जैसे ही आपका साइज अगर छोटा होता है, साइज यहाँ पे छोटे की बात करी, साइज बड़ा है, साइज बड़ा है मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे आपकी उतनी ज्यादा अट्रैक्शन पावर नहीं लग रही होगी। तो यहाँ पर आपके पास साइज बड़ा होने पर आपके पास क्या है, अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपकी डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इनवर्स रिलेशनशिप निकल कर आता है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम। ये है हमारे पास दूसरा फैक्टर इसका, ठीक है। तो जब हम दोनों फैक्टर्स कंबाइन कर कर लिखें, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, तो ओवरऑल आप क्या लिखोगे, ओवरऑल आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला, ओवरऑल जब आप दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हो तो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी जेड इफेक्टिव के, ये जेड इफेक्टिव की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके साइज के, है ना। तो ये आपके पास जब आप कंपैरिजन करते हो तो आप कुछ इससे ही कंपैरिजन करते हो। ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का एक फैक्टर है, इसके आगे भी हम फैक्टर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ये एक रेशियो है और जितनी ज्यादा इस रेशियो की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या है, आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो क्या होता है, हायर द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव डिवाइडेड बाय साइज, इस रेशियो की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा हायर इज योर
आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट फैक्टर है आपका, बताओ क्या है नेक्स्ट फैक्टर? नेक्स्ट फैक्टर है आपका शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो नेक्स्ट फैक्टर हम देखने वाले हैं शील्डिंग, या फिर इसको आप क्या कहते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? हमने देखा था ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास उसकी शेल्स हो रही होती थी, है ना। और ये शेल्स में क्या था, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, ये आपके पास अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अब आपको पता है कि जब आपका ये जो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, यानी कि इफेक्टिव है, ये अगर शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका इफेक्टिव होता है, मतलब क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अच्छे से शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उस पर उतना ज्यादा न्यूक्लियर का चार्ज नहीं पहुंचता है। तो उस केस में क्या हो रहा होता है, अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बाहर वाले का कम हो जाता है और आपका बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इजिली निकाला जा सकता है। मतलब आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी कम हो जाएगी उस केस में, यानी कि शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी कम होने वाली है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, आप इधर पे कि शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, शील्डिंग ज्यादा होगी तो आउटर मोस्ट शेल में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो आपका अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और आउटर मोस्ट शेल में डिक्रीज होने का अट्रैक्शन क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव हो जाएगा, यानी कि आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी। इसी तरीके से वाइस वर्सा आपका क्या होता है, जितनी ज्यादा आपकी शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम का मतलब है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहुंच रहा होगा, तो आपका अट्रैक्शन जो है, उस केस में आपके पास अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और अट्रैक्शन इंक्रीज होने का क्या मतलब है, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उस केस में इंक्रीज कर जाएगी। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर आपके पास इनवर्स रिलेशन निकल कर आता है आयोनाइजेशन एनर्जी और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बीच में। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। ये आपके पास शील्डिंग इफेक्ट में ऑर्डर होता है। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर्स का देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, अब थर्ड फैक्टर हम डिस्कस कर चुके थे, और फोर्थ फैक्टर आता है हमारा। फोर्थ फैक्टर क्या आता है हमारा, पेनिट्रेशन पावर। अब पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, पेनिट्रेशन पावर होती है कि जितना ज्यादा आप किसी एटम के अंदर पेनिट्रेट कर पाओ। अब आपको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि मान लीजिए कि ये हो आप, ठीक है, ये आप हो, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके आजू बाजू ये कुछ सेफ्टी लगाई हुई है, और यहाँ पर ये मैं बैठी हूँ, ठीक है, और मेरे आसपास कुछ इस तरीके से प्रोटेक्शन लगाया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से मेरे आजू बाजू प्रोटेक्शन लगाया हुआ है। तो ये आप बैठे हो, ये मैं बैठी हूँ। अब बताइए कि यहाँ पर आपके ऊपर और मेरे ऊपर क्या है, अटैक हो रहा है, काफी लोग आके अटैक कर रहे हैं। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास काफी कम सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है और मेरे पास ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई है। तो क्या होगा, किसके पास ज्यादा इजिली अटैक हो पाएगा, जिसके पास सिक्योरिटी कम होगी, यानी कि आपके पास पहले अटैक पॉसिबल होगा। और जो मैं अंदर बैठी हुई हूँ काफी, मतलब मैं काफी अंदर हूँ सिक्योरिटी के,
तो जो जितना अंदर होगा उस पे आपका इफेक्ट कम होगा। उसी तरीके से क्या होता है बच्चों की, जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पर, जैसे जब आप बात करते हो यहाँ, जैसे ये तो चलो एग्जाम्पल के लिए आपने समझ लिया। अब क्या होता है कि जैसे ये जो न्यूक्लियस है इसके आजू बाजू शेल्स होती हैं, और शेल्स का ऑर्डर क्या होता है, सबसे अंदर आपकी एस शेल होती है, देन पी शेल होती है, देन एफ। ठीक है, एस के बाद क्या आती है आपके पास डी शेल आती है, एस शेल, पी शेल और डी शेल और एफ शेल। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास शेल्स इंक्रीज होती जाती हैं। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे ये जो बाहर वाली शेल है, तो एस जो है सबसे अंदर प्रेजेंट है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, यानी कि इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो सबसे ज्यादा रहने वाली है। तो क्या होगा, एस आपका सबसे अंदर है, तो आपके पास क्या ऑर्डर आ जाता है, आपके पास एस से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल है, तो पेनिट्रेशन पावर आपकी एस की सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो आपके पास क्या ऑर्डर आता है, ये आपके पास पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर निकल कर आता है। ये आपके पास पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर आ जाता है, पर क्या होता है, ये होता है आपका वैलिड फॉर सेम शेल्स, यानी कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहना चाहिए। यानी कि जब आपसे मैं बात करूं कि जैसे आपका 3s हो गया, ठीक है, और 3p हो गया, फिर आपका 3d हो गया, तो इस केस में आपके पास क्या होता है, इस तरीके से आपका ऑर्डर आता है। पर अगर आपसे मैं बात करूं, लेट अस सपोज आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूं, एग्जांपल बताओ कि आपकी 3D में और 4s में किसकी स्क्रीनिंग, किसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा रहने वाली है, 3D और 4s में बताओ। अब 3D और 4s में क्या होता है, अब आप ये मत कह देना कि भाई s से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है तो s की ज्यादा होती है, अगर आप ऐसे कर दोगे तो ये तो आपका गलत हो जाने वाला है। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप यहाँ पे शेल्स देखते हो, तब आपकी जैसे न्यूक्लियस जो होता है ना, तो इसमें आपको पता है कि पहले आपकी 3D आती है, उसके बाद आपकी 4s आती है। जैसे आप मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपको 4th फ्लोर पे जाना है, तो ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि आप 3rd पे पहुंचो ही मत और सीधे 4th पे चले जाओ, आपको 3rd फ्लोर पहले आएगा, उसके बाद ही तो आपका 4th फ्लोर आएगा। उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पर, ये जब शेल्स चेंज होती हैं तो पहले 3D आता है अंदर, उसके बाद 4s आता है। तो क्या होता है, इस वजह से अंदर 3D आने की वजह से 3D की पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, 4s से ज्यादा होती है। तो इस केस में क्या होता है, आपके पास जो 3D की पेनिट्रेशन पावर जो है दैट इज ग्रेटर देन 4s। तो ये आपका ऑर्डर हो जाता है कुछ इस तरीके से, ये होता है केस फॉर डिफरेंट शेल्स, फॉर डिफरेंट शेल्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये फैक्टर हमने आपका डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हमें एक लास्ट फैक्टर डिस्कस करना है इसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपका। तो लास्ट फैक्टर हम डिस्कस करेंगे इसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का लास्ट फैक्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है आपका हाफ फील्ड और दूसरा फुली फील्ड। और हाफ फील्ड और फुली फील्ड में पता है आपको कि इसमें आपकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है न्यूक्लियस को, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल होने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो इधर पे क्या होता है आपके पास जो हाफ फील्ड और दूसरा आपके पास फुली फील्ड, ये जो दो केसेस होते हैं इसमें आपके पास क्या होता है, ये आपके पास प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से क्या होता है
हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड क्या होते हैं, दे आर हैविंग एक्सेप्शनली हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू द अदर एडजेसेंट एलिमेंट्स। यहां पर आप क्या लिखोगे, दे आर हैविंग हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड एग्जिबिट्स exceptionally high ionization एनर्जी। ये होता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड का केस, और इसका हम एक बहुत ही फेमस एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हम इसका एग्जांपल क्या लेंगे, ये हमें पता है कि जैसे आपको पता है, एक एग्जांपल आपको पूछती हूँ कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये आपका कौन से पीरियड के होते हैं, ये आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं। अब क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो पहले आपका नाइट्रोजन आता है और फिर ऑक्सीजन आता है। तो अब आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपका क्या है, जेड इफेक्टिव जो है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि आपकी शेल तो सेम रहती है, उसमें आपके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है और आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम शेल पे बढ़ता जाता है। तो क्या होता है, उस हिसाब से तो आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने पे लेफ्ट टू राइट जो है आपका जनरल क्या आता है निकल के, आपके पास एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। हमने फर्स्ट फैक्टर में ही डिस्कस किया था कि इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो क्या होता है, हमारे पास एक्सपेक्टेड तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड होता है ना, पर ये तो हमारा गलत होता है। ऐसा क्यों, अब हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, इसका जो आप वैलेंस शेल का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या आता है 2s2 और 2p3, और ऑक्सीजन में आपके पास क्या आता है 2s2 2p4। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन के केस में आपके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। ये है आपके पास हाफ फील्ड, ठीक है। हाफ फील्ड का हमें पता है, हाफ फील्ड होने से आपकी एक्सेप्शनली हाई आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाती है एज कंपेयर टू द एडजेसेंट एलिमेंट्स। तो इसी वजह से आपका जो क्या होता है, करेक्ट ऑर्डर जो आपका निकल कर आता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो आपका क्या होता है, यहाँ पर आपको रिवर्स ऑर्डर देखने को मिलता है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर आ जाता है फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसी तरीके से काफ़ी जगह पर हमें ये ट्रेंड देखने के लिए ऑपोजिट मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शंस। पर मैंने बताया था कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन, हर एक एक्सेप्शन का आपके पास रीज़न होता है, तो एक्सेप्शंस का रीज़न जान लो तो बहुत ईजी आपके लिए केमिस्ट्री हो जाती है फिर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ये 5 फैक्टर्स डिस्कस कर लिए। अब क्या होता है बच्चों, ये जो पांचों फैक्टर्स हमने डिस्कस किए कौन कौन से थे, पहले हमने बात करी किसकी, हमने बात करी पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, देन हमने बात करी साइज की, थर्ड हमने बात करी पेनिट्रेशन, थर्ड बात करी हमने शील्डिंग इफेक्ट की, फोर्थ बात करी हमने पेनिट्रेशन पावर की, और फिफ्थ हमारा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब क्या होता है, इन पांचों फैक्टर्स में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट साइज वाला फैक्टर होता है। और जब आपका साइज वाले फैक्टर से आंसर नहीं आता है ना, तब हम बाकी फैक्टर्स को देखते हैं। तो इसी हिसाब से हमें चलना होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको पता है कि इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो ऐसा होता है कि आप ये सोचो कि आप किसी एक को पकड़ के बैठ जाओ तो उससे आपका आंसर आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होता है ना बच्चों। केमिस्ट्री में होता क्या है, आपका इंजीनियर वाला दिमाग है भाई, आपको उल्टा पुल्टा करके देखना आना चाहिए, आपको सारे ट्रेंड्स पता होना चाहिए, आपको किस क्वेश्चन में कहाँ पर क्या अप्लाई करना है वो आना चाहिए। अगर आप सीधा सीधा सोचो कि पहले मुझे को जितना पढ़ा दिया गया उतना मैं रट लूँ, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो अगर आपको उसमें मास्टर बनना है कि आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर निकाल लो, तो आपको सारे कंसेप्ट को उल्टा पुल्टा करके देखना आना चाहिए। उस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट है ना, उस क्वेश्चन में आपको लगाना आना चाहिए। किसी और चैप्टर का उठा के मत लगा देना, सिर्फ उसी चैप्टर के आपको सारे कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास
हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस करे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने मूव कर जाएंगे। इसको आप जब तक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पे हम इसके बाद मूव करेंगे। इसके बाद हम ट्रेंड देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो ये तो हमने बात कर ली थी फैक्टर्स की। अब जैसे हमने बात करी थी एटॉमिक साइज की अलोंग अ पीरियड और अलोंग अ ग्रुप, इसी तरीके से अब हम बात करने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी आपकी अलोंग अ पीरियड एंड अलोंग अ ग्रुप आपकी कैसे वेरी करती है। सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग अ पीरियड। हम एक पीरियड में बात करेंगे कि हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हमारे पास पीरियड में कौन से, सेकंड पीरियड की जब बात करें तो हमारे पास क्या आता है, बोरॉन। एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्या आता है आपके पास, बोरॉन, कार्बन, देन नाइट्रोजन, और फिर क्या आता है आपके पास, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, फिर आता है आपके पास नियॉन। ये आपके पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि हमने ये बात करी थी कि अलोंग अ पीरियड क्या होता है आपके पास, अब हमने देखा था कि अलोंग अ पीरियड हमें पता है कि हमने अभी लास्ट फैक्टर डिस्कस किया, अलोंग अ पीरियड आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है और एटॉमिक नंबर के बढ़ने से क्या होता है आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका इंक्रीज होता है। आपके पास जो Z इफेक्टिव की वैल्यू है अलोंग अ पीरियड वो इंक्रीज करती है। उसी तरीके से दूसरा फैक्टर हम क्या देखते हैं, दूसरा फैक्टर क्या होता है, अलोंग अ पीरियड आपका Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपका Z इफेक्टिव बढ़ने से आपका क्या होता है, साइज जो है वो डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट आपका साइज क्या कर रहा है, साइज आपका डिक्रीज कर रहा है और Z इफेक्टिव आपका इंक्रीज कर रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का हमने क्या पढ़ा था कि Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने पढ़ा हुआ था। तो अब क्या होता है कि ये रेशियो में Z इफेक्टिव बढ़ रहा है और साइज घट रहा है, तो ओवरऑल ये रेशियो क्या है, ये रेशियो आपका क्या हो रहा है, ये वैल्यू जो है, ये रेशियो की जो आपके पास वैल्यू है ये इंक्रीज करती है ना, ये रेशियो की वैल्यू अलोंग अ पीरियड आपकी इंक्रीज कर रही है। तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, जनरल ट्रेंड जो आपका आता है, जो आपका एक्सपेक्टेड होता है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पे, आप यहाँ पर जब आप एक्सपेक्टेड ट्रेंड की बात करते हो, एक्सपेक्टेड ट्रेंड आपका क्या आ जाता है, आपकी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करनी चाहिए ना, तो आपके पास ये कुछ एक्सपेक्टेड ट्रेंड हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी का, है ना। पर ये जो आपका एक्सपेक्टेड ट्रेंड होता है ये आपका रियल ट्रेंड नहीं आता है, तो ये आपका गलत हो जाता है, ये आपका ट्रेंड नहीं आता है। एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, अब आप बात करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपका क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने में साइज तो इंक्रीज करता है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर आपने साइज और ये फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज, ये फैक्टर्स तो देख लिए, इससे तो आपका आंसर नहीं आया। अब आप क्या फैक्टर लगाओगे, अब आपको यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि आपके पास एक्चुअल जो ऑर्डर निकल के आता है ना, ये जो आपके पास एक्चुअल जो ऑर्डर निकल कर आता है ये होता है आपके पास, नियॉन की तो आपके पास हाईएस्ट होती है क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है, और दूसरा नोबल गैसेस जो होती हैं उनकी आपके पास हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है पूरी पीरियड टेबल में, तो नियॉन की तो आपके पास सबसे ज्यादा होती है, देन आपके पास फ्लोरीन की। इसके बाद क्या ऑर्डर आता है आपका, नाइट्रोजन का ऑर्डर आ जाता है, और फिर आता है आपके पास कार्बन, देन बोरॉन। तो ये आपका ऑर्डर निकल कर आता है आयनाइजेशन एनर्जी का। एक्चुअल ऑर्डर आपके पास कुछ इस तरीके से निकल कर आता है। और ये एक्चुअल ऑर्डर क्यों आया आपका,
ये हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास 2s2 और 2p3, और इधर पर आपके पास क्या हो रही थी 2s2 2p4। तो यहाँ पर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बगल वाले ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है। तो इसी वजह से हमें ये ट्रेंड यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर हम जनरल ट्रेंड लिखेंगे, ये तो हमने चलो एक्सेप्शन समझ लिया, लेकिन जब हम जनरल की बात करनी होती है ना, तो हमें तो सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टी तो देखनी होगी। ये तो कुछ एक्सेप्शंस हो गए आपके। तो जब जनरल प्रॉपर्टी की आप बात करते हो, जनरल ट्रेंड आपके पास आता है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस along a period due to increase of Z effective and decrease of size। जो कि हमने यहाँ पर देखा, तो हमारे पास along a period क्या होता है, ये आपका जनरल ट्रेंड निकल कर आता है फॉर कैलकुलेटिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये बात आपको जनरल ट्रेंड की ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये जनरल ट्रेंड आपको याद रहना चाहिए। बाकी तो एक्सेप्शंस आप कैलकुलेट करते ही हो, लेकिन जनरल ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से अपनी पीरियड पे बात करी। अब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अलोंग अ ग्रुप अब आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है। तो नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग अ, अलोंग की जगह आप लिख लो यहाँ पे इन अ ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन अ ग्रुप। ठीक है, ये हमने अब यहाँ पे डाउन इन अ ग्रुप की बात करनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की। अब जब आप डाउन इन अ ग्रुप आते हो, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी बोरॉन फैमिली के बारे में। तो हमें सबसे पहले हम अपनी बोरॉन फैमिली की ही डिस्कशन में लेते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, ये डाउन इन अ ग्रुप इस तरीके से एलिमेंट्स होते हैं, है ना। अब ये डाउन इन अ ग्रुप हमारे पास इस तरीके से एलिमेंट्स होते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या लगेगा, जब आप डाउन द ग्रुप आते हो, डाउन द ग्रुप आने पर होता क्या है कि आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ साथ आपको लगता होगा कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा। आउटर मोस्ट शेल पे हम बात करते हैं, बिकॉज क्योंकि हमें तो वहीं से ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो डाउन इन अ ग्रुप आपका जेड इफेक्टिव तो बढ़ता है, पर क्या होता है नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से उसका डिस्टेंस भी बढ़ता है। ओवरऑल क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में आपका इंक्रीमेंट तो देखने को मिलता है, बट ओवरऑल इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो डाउन इन अ ग्रुप हमारे पास मेजर फैक्टर क्या हो जाता है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही होती हैं, तो वही हमारे पास यहाँ पे डिफाइन करती हैं। क्योंकि हमने देखा, पहले हमने बात करी थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जब आप डिफाइन करते हो तो मेजर फैक्टर आपके पास साइज का होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डाउन द ग्रुप पे आपके पास साइज जो होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि आपकी नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज कर रही है ना। डाउन द ग्रुप साइज क्या है आपका, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ शेल्स। शेल्स बढ़ेंगी, जितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी तो उतना ज्यादा आपका साइज होता जाएगा। और जो आपका न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, जो आपका जेड इफेक्टिव था, इंक्रीज तो करता है, बट
ओवरऑल आपका क्या होता है कि जब आप ओवरऑल देखते हो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा आपको देखने को मिलता है, उतना ज्यादा आपका कुछ इफेक्ट यहाँ पे होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये नॉट अ मेजर फैक्टर, यहाँ पे ये मेजर फैक्टर नहीं होता है। कहाँ? डाउन द ग्रुप। तो क्या होगा, आपके पास क्या फॉर्मूला था, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी जेड इफेक्टिव के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी आपकी साइज के। तो अब आपका जेड इफेक्टिव तो उतना ज्यादा कुछ खास बढ़ नहीं रहा, पर आपका साइज तो काफी ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो ओवरऑल क्या होता है, साइज के ज्यादा बढ़ने के कंपैरिजन में ये रेशियो आपके पास क्या होता है, रेशियो की वैल्यू आपके पास स्मॉल हो जाती है। तो ये वैल्यू क्या है आपके पास, ये वैल्यू आपके पास डिक्रीज कर जाती है। और ये वैल्यू आपकी डिक्रीज होने का क्या मतलब है, आपके पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डाउन द ग्रुप आपकी डिक्रीज करती है। तो आपके पास जब आप बात करते हो तो जनरल ट्रेंड आपके पास क्या आ जाता है, जब आप जनरल ट्रेंड की बात करते हो, जब आप जनरल बात करते हो तो आपके पास डाउन द ग्रुप आपकी क्या आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू, यहां पर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज। ये आपका जनरल ट्रेंड रहता है डाउन द ग्रुप, है ना। ये आपका जनरल ट्रेंड है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस जनरल ट्रेंड को लेकर जब आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड लिखते हो तो आपकी क्या वैल्यू आती है, अगर ये आपका जनरल ट्रेंड था तो यहाँ पर आपका क्या एक्सपेक्टेड था। अब आपकी डाउन द ग्रुप जो है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है, क्या एक्सपेक्ट करते हो आप, ये कुछ इस तरीके का ट्रेंड आप एक्सपेक्ट करते हो। करेक्ट है कि नहीं, ये आप इस तरीके का ट्रेंड कुछ एक्सपेक्ट करते हो। पर वही बात है ना कि हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड ट्रेंड तो कभी देखने के लिए कहाँ ही मिलते हैं, क्योंकि ये तो आपकी केमिस्ट्री है ना। तो ये जो है आपका एक्सपेक्टेड ट्रेंड देखने के लिए आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इसका ट्रेंड देखने जाते हो ना आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अजीब सा ट्रेंड देखने के लिए मिलता है सच में। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या होता है, आपका ट्रेंड, जो आपका ट्रेंड निकल कर आता है, जो करेक्ट आपके पास यहाँ पर जो ऑर्डर निकल कर आता है वो इतना अजीब सा होता है। क्या होता है वो, तो यहाँ पर आपके पास सबसे ज्यादा तो बोरॉन की रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपके पास सीधे थेलियम की आ जाती है, और थेलियम के बाद आपके पास कौन आ जाता है, आपके पास गैलियम की आ जाती है। गैलियम के बाद आपके पास आता है एल्यूमिनियम, और लास्ट में आपके पास आता है इंडियम। तो ये आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये यहाँ पर आपके पास निकल कर आती है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे, इसमें से डिफरेंस आपको समझ में आता रहे, नहीं तो उसी में मिक्स हो जाएगा सारा, है ना। ये आपका करेक्ट ट्रेंड होता है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप 13 के लिए। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसा ऑर्डर आपका क्यों निकल के आया, है ना। तो अब क्या होता है बच्चों कि अब आप बताओ कि यहाँ पे आप कौन सा फैक्टर लगाओगे, यही तो आपको सोचना होता है ना कि कैसे आया ये ऑर्डर। तो बोरॉन की तो चलो सबसे ज्यादा है, और अब हम यहाँ पे कौन सा फैक्टर लगा सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का साइज से तो हमारा आ नहीं रहा, और हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी नहीं आ रहा। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो आउटर मोस्ट में तो इन सब में ही क्या है,
P1 है, NP1 सब में क्या है, ग्रुप में तो क्या है आपका आउटर मोस्ट शेल का सेम ही रहता है, उससे भी आपका आंसर नहीं आ रहा। क्या इसमें आप लगा सकते हो, कौन सा फैक्टर, आपको यही तो सोचना है। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, आपका आंसर आएगा जो आपने पढ़ा था क्या, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। ये मतलब किस में आ जाते हैं आपके, किसके अंडर पढ़े थे आपने, ये आपने शील्डिंग और पेनिट्रेशन के अंदर पढ़े थे, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंदर आपने पढ़े थे ना ये वाले लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका क्या है सेकंड पीरियड का, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ पीरियड का। तो हमने क्या पढ़ रखा था, हमने यहाँ पर पढ़ रखा था कि ये जो होता है जब हम सेकंड से थर्ड पीरियड पे मूव करते हैं तो यहाँ पर आपके 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे थे, है ना, और 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आने की वजह से यहाँ पर आपने उस टाइम देखा था कि आपके साइज में भी डिफरेंस आया था। और साइज में डिफरेंस यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास लग रहा होता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसी तरीके से जब आप फिफ्थ से सिक्स्थ पीरियड में आते हो तब आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास बताया था मैंने कि आपके पास इधर पर एफ ब्लॉक भी आ जाता है। इधर पर आपके पास क्या है, आपके पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी लग रहा होता है। अब यहाँ पर इन दोनों कॉन्ट्रैक्शन से ही आपका आंसर आता है कि ये जो ट्रेंड है आपका क्यों फॉलो हुआ। तो अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर क्या होता है, जब आप बात करते हो एक फैक्टर कि आपका क्या होता है, ये जब आप लिखो आपका इन दोनों फैक्टर से आंसर आ रहा है ना, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होता है कि एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जब इनका ऑर्डर लिखते हो ना तो आपका क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि क्या है, डी ब्लॉक में तो आपके 10 एलिमेंट्स का इफेक्ट आता है और एफ ब्लॉक में आपके पास 14 एलिमेंट्स का इफेक्ट आता है। तो ओवरऑल आपका लेंथेनॉइड जो है कॉन्ट्रैक्शन वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, उस वजह से क्या होता है, टेलुरियम जो है इसमें सबसे ज्यादा आपके पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा होता है। इसीलिए क्या होता है, टेलुरियम जो है सबसे थेलियम जो है सबसे ज्यादा क्या है, ये नीचे से जंप कर कर आपका सेकंड पोजीशन पर आ जाता है। उसी तरीके से जब आप एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करते हो तो गैलियम में क्या हो रहा होता है, इसके बाद डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होता है, इसीलिए आपका इसके बाद क्या होता है, गैलियम उठ के आ जाता है और उसके बाद क्या होता है, फिर उसी के बाद फिर एल्यूमिनियम की कहीं जगह बचती है, देन एल्यूमिनियम आपका आता है और इसी तरीके से आपका इंडियम लास्ट में आ रहा होता है। तो ये आपको ट्रेंड देखने के लिए मिलता है और इसका रीजन है आपका लेंथेनॉइड एंड डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आप सिंपली क्या कह सकते हो, आपका कौन सा फैक्टर है, ये आपका है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी का हमने अभी डिस्कस किया था। तो ये आपको अजीब सा ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। इसका आप एक राइमिंग से लर्न भी कर सकते हो, जिसका आप कैसे कह सकते हो, इसका एक लर्निंग का एक तरीका भी होता है, लेकिन उसका आप किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हो। इसका एक राइम छोटा सा बनता तो है, एक अजीब सा इसका है, तो क्या कह सकते हैं, इसका कुछ इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हो, बोलता गया एलियन। ये उतना करेक्ट नहीं है जैसे बोलता गया एलियन, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। आप अपने तरीके से कोई और भी आप इसका राइम बना सकते हो, इसमें आपको बस लर्न करना है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट ट्रेंड आपको आयनाइजेशन एनर्जी का देखने के लिए मिलता है। तो ये हमने आज डिस्कस किया कि वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग अ पीरियड हमने डिस्कस किया, और हमने देखा उसके बाद डाउन द ग्रुप आपका क्या इफेक्ट रहता है। तो ये हमने आयनाइजेशन एनर्जी का डिस्कशन किया। अब हम इसके बाद एक और इसकी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है,
यानी कि एक के बाद एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाना, एक इलेक्ट्रॉन निकालो, उस आयन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर उससे एक और निकालो, ये सक्सेसिव ट्रेंड कहलाता है ना, उसी को हम कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब इसको हम क्या किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले आपके पास कोई मेटल है, ठीक है, ये आपका गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, इसमें से आपने क्या किया, एक निकाला इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से ये आपकी क्या आएगी, ये आपकी आएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन आपकी निकालने की आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो गई। अब क्या है, सक्सेसिव हम बात कर रहे हैं ना, तो अब जो M+ है इससे आपने फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या बनेगा M2+, और इस तरीके से ये आप इसकी M+ से जब आप निकालोगे तो ये कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई इसकी, ये हो गई इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी तरीके से जब आप M2+ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पर आपके पास बनता है M+3, और यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो ये बनती है आपके पास कुछ इस तरीके से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या होता है, अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या ऑर्डर रहता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो एक जनरल ट्रेंड देखें, जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे यहाँ पर नीचे आप आयन इलेक्ट्रॉन को निकालते जा रहे हो तो आपका पॉजिटिव चार्ज क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज के इंक्रीज होने का क्या मतलब है, जब आप जनरल बात करो, जनरल क्या है आपका, कि आपका चार्ज जो है, चार्ज वो भी कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसको ढंग से लिख लेते हैं, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज करता जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज के इंक्रीज होने से हमें पता है कि क्या हो रहा था, हमने रिसेंटली पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से क्या होता है, साइज आपका डिक्रीज करता है, और साइज का डिक्रीज होना मतलब क्या होता है, साइज के डिक्रीज होने के छोटे होने का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो आपके पास जनरल क्या ट्रेंड निकल कर आता है, आप जब जनरल ट्रेंड देखते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास इंक्रीज कर रही है ना, तो इस तरीके से आपके पास जनरल ट्रेंड निकल कर आ जाता है। ये हो गया हमारे पास जनरल ट्रेंड के बारे में हमने बात कर ली सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के। अब हमें क्या देखना है कि अगर हम चले क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से, तो ये आप देखो, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, एक सेकंड मेरे को टाइम देना। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ कि आपको बताना है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है आपको कि क्या रहने वाला है, और आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब आपको इनमें बताना है कि आपकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर रहने वाला है। तो जब आपको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालना होगा तो आप क्या करोगे, तो आप सबसे पहले, ये तो आपके, जब आप इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो कार्बन का क्या होता है, 2s2 2p2, ये इसका होता है, और यहाँ पर आपको पता है सब में ही सेम रहने वाला है, तो सब इसकी हम वैलेंस शेल का ही लिख देते हैं। इसमें 2p3 होता है, यहाँ पर 2p3 होता है, यहाँ पर आपके पास 2p4 होता है, और इधर पे आपके पास 2p5 होता है।
अब जब आप इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हो, एक आयन निकालते हो, तब आपका क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में से रिमूव कर दोगे। तो पहले हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन निकालकर क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद उसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, वो आपका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। उसमें ही हम चेक करेंगे कि आपका करेक्ट ट्रेंड क्या रहने वाला है। तो पहले तो आपने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2p1, और इधर पर आपके पास आएगा 2p2, और इधर पर आपके पास आ रहा होगा 2p3, और ये होगा आपके पास 2p4। ये आपके पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया, यानी कि यहाँ पर आपके पास आएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब आप सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो, तब आप यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होगे। तो अब जब आप यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हो, तब आपके पास क्या निकल कर आता है, ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, इसमें आप जब निकालोगे तो आप इससे ही चेक करोगे कि आपकी क्या आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी। तो जब आप इधर पर देखते हो तो क्या होता है कि ये जो है आपका लेफ्ट टू राइट ट्रेंड है आपका। ये जो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आपको पता है लेफ्ट टू राइट आपको जनरल क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तो सारे नॉर्मल हैं, बट यहाँ पर आपके पास p में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। इसी वजह से ये हाफ फिल्ड होने की वजह से ये क्या है, आपका हाफ फिल्ड है। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसकी फ्लोरीन से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा हो जाती है। तो करेक्ट ट्रेंड आपके पास क्या निकल कर आता है, यहाँ पर आपके पास इसका हाफ फिल्ड होने की वजह से ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा हो जाती है और फ्लोरीन की उससे थोड़ी कम हो जाती है। ये हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हमारा दूसरा होता है। और इसी तरीके से फिर ये तो नॉर्मल ही है, तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा नाइट्रोजन का, उसी तरीके से फिर आ जाएगा हमारा कार्बन का। तो ये हमारे पास करेक्ट ट्रेंड आ जाता है फॉर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके आगे हम और भी कुछ फैक्टर्स की बात करने वाले हैं, जैसे हमने अभी एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज के बारे में डिस्कस किया था, देन हमने उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिस्कशन किया था। अब इसी की तरीके से आगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस तरीके के कुछ फैक्टर्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। और आपका 1 या 2 लेक्चर में आपका मैक्सिमम ये चैप्टर जो है वो अब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।